में अब वो ऑटो वालों के लिए लेकर आ रही है, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए लेकर आ रही है, उनको बीमा दे रही है। जो केजरीवाल कह रहा था वो सही है, हम भी वही करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो लोग ओरिजिनल को लेंगे, एक सस्ती कॉपी को क्यों लेंगे? जो बयानबाजी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। रावण के अपमान से तो राक्षस दुखी होते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राक्षसों की पार्टी है? प्रवेश वर्मा तो अब ये भी आरोप लगा रहे कि भाई पंजाब से आप आ रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है और दिल्ली चुनावों में लग रहा है। प्रवेश वर्मा एक मजाक बन गए हैं इस चुनाव के अंदर। IIT IIM करने के बाद, MBA करने के बाद जो है 15% 20% का उछाल उनके यहाँ जो है साल में आता है, और इनका उछाल जो है 11,000% कैसे आ गया? बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज तमाम राज्यों के बच्चे तो दिल्ली के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो अशोका यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर 6-6 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं। इस बार कड़ी चुनौती कौन देगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस तो नहीं है। मेरा मानना है कि कांग्रेस का वोट शेयर तो 2 से 3% तक दिल्ली के अंदर रहेगा। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा ये एक ऐसी विधानसभा है जो ग्रेटर कैलाश के सभी पॉश विधानसभाओं में से एक है। यहाँ पर समीकरण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बड़े बंगले, महंगी गाड़ियाँ। तो कुछ एक समीकरण ये भी है जहाँ पर इस विधानसभा में गांव भी बसते हैं। यहाँ से 3 बार मौजूदा जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर दिल्ली पर। और सौरभ जी, पहली बात तो ये कि 3 बार आपकी पूरी लहर रही है, चौथी बार की लड़ाई सर कितनी बड़ी चुनौती दे रही है? मुझे लगता है कि दिल्ली वाले जो है मन बना चुके हैं, और पहले चुनाव की तरह जो है इस बार भी जो है अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली वाले इस बार वोट डालेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी चुनाव का नैरेटिव है, नमस्ते नमस्ते, वो नेगेटिव है, नेगेटिविटी पे है, आरोप प्रत्यारोप पे है। खुद क्या करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। केजरीवाल ने ये खराब किया, केजरीवाल ने ये खराब किया, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये करते करते तो भारतीय जनता पार्टी के 3 चुनाव बीत गए। दिल्ली वालों को ये नहीं सुनना। दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि आप क्या करोगे, आप क्या दोगे। वो बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी के डोर टू डोर कैंपेन है, लोगों से लगातार मिल रहे हैं सौरभ जी, तो ये भी एक बात है कि बीजेपी जो है आज अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी कर रही है, जिसमें अब वो ऑटो वालों के लिए लेकर आ रही है, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए लेकर आ रही है, उनको बीमा दे रही है। संकल्प पत्र जो है उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब लोगों को ये पता चल गया कि जो जो केजरीवाल कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भी करेंगे। तो अब लोगों के मन में ये है कि अगर तुम्हें वही करना है जो केजरीवाल कर रहे हैं तो तुम्हारी क्या जरूरत है, फिर तो केजरीवाल कर ही रहे हैं। इनको नया बताना था, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, इन्हें नया बताना था कि तुम नया क्या करोगे। अब तो जो केजरीवाल जी अनाउंसमेंट करते हैं उसी अनाउंसमेंट को ये लोग संकल्प पत्र के अंदर रिपीट करके कहते हैं कि हम भी यही करेंगे, हमें वोट दे दो। तो लोग नमस्ते इनसे जानना चाहते हैं कि भाई तुम तो पहले जो है इन सब चीज़ों को जो है क्रिटिसाइज़ करते थे। तुम तो कहते थे कि जी ये मुफ्त की रेवड़ी हैं, इससे जो है देश बर्बाद हो जाएगा, इससे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, केजरीवाल सही है, जो केजरीवाल कह रहा था वो सही है, हम भी वही करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो लोग ओरिजिनल को लेंगे, एक सस्ती कॉपी को क्यों लेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव अपने आप में कंफ्यूज हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कंफ्यूज्ड है, और यही कारण रहेगा इनकी हार का इस बार। और सौरभ जी, एक चीज़ ये देखने को मिली है कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा एक संकट मोचक की तरह एक हनुमान बनकर खड़े रहते हैं। अब बीजेपी की नाराजगी ये जता रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बयानबाजी की है उससे खुद वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो अब उपवास पर हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व को कहीं ना कहीं वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का बयान रावण के खिलाफ था। वीरेंद्र सचदेवा को परेशानी यह है कि रावण का अपमान हो गया। भाई रावण तुम्हारा क्या लगता है? मैं वीरेंद्र सचदेवा से पूछना चाहता हूँ। रावण को हिरण कह दिया, रावण को सोने का हिरण क्यों कह दिया? अरे भाई एक बात बताओ, रावण के अपमान में तुम्हारा अपमान कैसे हो गया, और रावण के अपमान से हिंदू धर्म का अपमान कैसे हो गया? रावण के अपमान से तो राक्षस दुखी होते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राक्षसों की पार्टी है जो ये इतने दुखी हो गए हैं? अरे अपमान हो गया, राक्षस ही तो था, उसका अपमान हो गया, तुम क्यों परेशान हो? सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ तो जो आरोप है वो है ही। सौरभ जी, एक बात जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
प्रवेश वर्मा पर तीखे प्रहार करते हुए सौरभ भारद्वाज आप नजर आए, उनकी संपत्ति को लेकर आपने खुलासा किया कि किस तरीके से ग्रोथ हुई। तो उस पर क्योंकि प्रवेश वर्मा तो अब ये भी आरोप लगा रहे कि भाई पंजाब से आप आ रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है और दिल्ली चुनावों में लग रहा है। देखिए, प्रवेश वर्मा एक मजाक बन गए हैं इस चुनाव के अंदर, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज अपना सारा का सारा जो रिसोर्स है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, नमस्ते नमस्ते, या पुलिस हो, सारा का सारा जो प्रशासन है वो आज प्रवेश वर्मा के लिए लगा हुआ है, क्योंकि वो उनके पोस्टर बॉय हैं, वो उनके आदर्श नेता हैं। तो उस आदर्श नेता से मैंने कल ये पूछा है कि उन्हीं के एफिडेविट में ये पता चल रहा है कि 5 साल पहले जो उन्होंने हलफनामा सांसद के चुनाव से पहले दिया था, और अभी जो जनवरी में उन्होंने दूसरा हलफनामा शपथ पत्र दिया है, उसमें ये साफ हो रहा है कि उनकी जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है, उसमें 11,488% का उछाला है। 11,000%। आप सोचिए, बड़े से बड़े लोग IIT IIM करने के बाद, MBA करने के बाद जो है 15% 20% का उछाल उनके यहाँ जो है साल में आता है, और इनका उछाल जो है 11,000% कैसे आ गया? तो जो देश की गरीब जनता है, जो बेचारे बेरोजगार हमारे युवा घूम रहे हैं, उनको भी ये जो है रहस्य बताएं। इनको तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को बुलाना चाहिए, अमेरिका में और यूरोप के अंदर इनको बुलाना चाहिए, इनके तो सेमिनार कराए जाने चाहिए कि ये वहाँ के युवाओं को बताएं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बताएं कि भाई कैसे 11,000% अपनी सालाना आय को आप बढ़ा सकते हैं। बल्कि अगर ये चुनावों के अंदर बाकी प्रचार छोड़ के नई दिल्ली विधानसभा में सिर्फ इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें, तो इनको कुछ वोट मिल जाएंगे। सर, आप एक चेहरा है आम आदमी पार्टी का, युवा नेता और एग्रेसिव चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्रों के लिए अब आप 50% मुफ्त जो मेट्रो का सफर है उसकी बात कह रहे हैं। जी, छात्र जो है उसके पास कोई कमाई का साधन तो है नहीं, और अक्सर गरीब माँ बाप के बच्चे यूपी से, बिहार से, राजस्थान से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और मेट्रो जो है अब मेन साधन है उनके आने जाने का। तो जो चीज़ सीधे साथ हमारे अंदर है, DTC, उसमें तो हमने उनका मुफ्त जो है कर दिया है, उसका हमने ऐलान कर दिया है। मगर जो मेट्रो है उसमें हम 50% के पार्टनर हैं, 50% जो है केंद्र सरकार की है। तो हमने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि भाई आधे दाम कर देते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, आप अपना दे दो, और अगर नहीं देना चाहते तो हम पूरा दे देंगे, मगर स्टूडेंट्स को थोड़ा फायदा हो जाए। ये सर, एक बच्चों की डिमांड ये भी है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल कॉलेजेस हैं, क्या उसमें बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट एडेड नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के अंदर दिल्ली के लोगों को डोमिसाइल के ऊपर जो है 85% जो है उनकी रिजर्व्ड होनी चाहिए, जैसे यूपी में है, हरियाणा में है, हर राज्य के अंदर वहाँ राज्य के जो बच्चे हैं उनके कॉलेजों के लिए जो है सीट रिजर्व होती है। अब दिल्ली का बच्चा कहाँ जाएगा? अब आप सोचो आज क्या हो रहा है, आज तमाम राज्यों के बच्चे तो दिल्ली के अंदर एडमिशन ले रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चे जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो अशोका यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर 6-6 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? आप सोचिए, BSc BBA जैसे कोर्सों के लिए 6-6 लाख रुपए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2,000 रुपए फीस है। तो हमारे बच्चों के लिए जो है रिजर्वेशन होना चाहिए, दिल्ली के छात्रों के लिए जिन्होंने यहाँ से 12th किया, चाहे वो बाहर का बच्चा हो, मगर दिल्ली से अगर उसने 12th किया, नमस्कार, अगर दिल्ली से उसने 12th किया तो उसका रिजर्वेशन होना चाहिए। और सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जीके का, क्योंकि पॉश इलाका है, यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन भी है और आप खुद यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर अब तो खैर गाँवों का भी शहरीकरण हो गया है, तो ऐसे में जो अर्बन वोटर्स है सर वो कम निकलते हैं और यही वोटर्स हैं जो सामने आते हैं। नहीं, अर्बन भी वोट देता है हमें। मैं आपको बताऊं, हमें ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में भी, कोठियों में भी रहने वाला वोट देता आदमी, मैं वहाँ से भी जीतता हूँ। 2020 में मैं कोठियों से भी जीता, मैं गाँवों से भी जीता, मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी से भी जीता, सब तरीके के, राम राम जी, सब तरीके के लोगों ने जो है मुझे अपने अपने बूथ से जिताया है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पे जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं, यहाँ विकास पहले कभी नहीं हुआ। 60-70 सालों से यहाँ के लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया गया।
यहाँ पे अभूतपूर्व परिवर्तन जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के दौरान हुए। अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर डले, पानी की लाइनें डली, सड़कें डली। आप ये सोचिए एक अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर आप घूम रहे हैं, मगर आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखेगी। यहाँ पे गैस लाइन भी है, यहाँ पे पानी की लाइन भी है, सीवर की लाइन भी है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, हर चीज़ है, हर चीज़ की सहूलियत है। सिर्फ नाम के लिए अनऑथराइज है, यहाँ पे अब सारी सहूलियतें हैं। सर जाते जाते एक सवाल कि इस बार कड़ी चुनौती कौन देगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए कांग्रेस तो नहीं है, मेरा मानना है कि कांग्रेस का वोट शेयर तो 2 से 3% तक दिल्ली के अंदर रहेगा। पिछली बार उनका 4% था, इस बार थोड़ा और गिरेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। तो ये थे हमारे साथ सौरभ भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी पूरा हमसे बात करने के लिए। सौरभ जी ने सीधे तौर पर यही कहा है कि जो इस बार की जो टक्कर है वो सीधे तौर पर बीजेपी से है। बीजेपी से शिखा राय जो है वो खड़ी हुई हैं। पहले ही भी आपको बता दें कि वो पार्षद रही हैं, स्टैंडिंग जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन रही हैं। अब उनकी टक्कर सीधे सौरभ भारद्वाज से है। तो जाहिर सी बात है कि जो अब मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, कि वो खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनावों में तो कम से कम कहीं नहीं है। कुछ ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे ही इंटरव्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप इन खबर दिल्ली के साथ बने रहिए। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आती रहूंगी।